हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग आर्टिकल 32 तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर चुके हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 32 वॉज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के जहाँ पर भी एक इंसान के हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो उसके लिए रेमेडी लेने के लिए हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के केस में 32 के केस में हमने ये देखा था, हम लोग या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। एंड 32 के साथ ही दोस्तों एक बात और हमने करी थी कि हम लोग जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बस रिक्वेस्ट करता है कि हम थोड़ा सा बिजी हैं, अगर आप हो सके तो पहले हाई कोर्ट चले जाओ, और वो चीज़ गिवन है अंडर आर्टिकल 226। यहाँ तक सबको क्लियर था। किसी भी रिट्स के अंदर जो कि ऑर्डर पास होता है अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए, उसको हम लोग रिट्स कहते हैं। रिट्स एक स्पेशल ऑर्डर होते हैं जो कि कोर्ट पास करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। हमने अपने कोर्ट्स के अंदर मुख्य रूप से पांच तरह की रिट्स हमने पढ़ी थी: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यू वारंटो। क्या आपको आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 या रिट्स में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है? बताओ। नहीं ना? और इसी आर्टिकल को अंबेडकर जी ने क्या बोला था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 33 जो है ये ना मौलिक अधिकारों की बात करता है आर्म फोर्सेस के लिहाज से। अब ये चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे शाइनी, आपके पापा आर्मी में काम करते हैं। हमारे ग्रुप में जो ठकुराइन है ईशा ठाकुर, उसके फादर भी आर्मी में काम करते हैं। आप लोगों के फादर आर्मी में ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर आर्म फोर्सेस को अगर थोड़ा सा वर्ड में हटा भी दूँ और जनरल अगर मैं बात करूँ, हमारे देश में सो कॉल्ड जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर जो है, और अगर मैं उनको बोलूं वो प्रॉपर तरीके से हमारे देश की रखवाली करने वाले ऑफिसर्स हैं, ऐसे वाले ऑफिसर्स हैं वो, ठीक है। अब इनके मौलिक अधिकारों पे ना जर्नली, जैसे हम कहते हैं कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला लेक्चर आर्टिकल 33 के कंटेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा। यूपीएससी क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ पूछ कर, क्वेश्चन बैंक बना बनाकर। अब वो फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं जनरली आर्टिकल 12 से, और वो लेकिन जो डिस्कशन स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से वो 14 से होती है। अब यूपीएससी को अगर पूछना होगा तो वो आर्टिकल 12 और 13 प्लस 32 के बाद जाकर अब वो 33 एंड 34 को कोट करके पूछेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से सुनना, क्योंकि इसके बारे में पिछले एक डिकेड में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल 12, 13, 33 एंड 34, ये चार आर्टिकल ऐसे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर साल 2023 से लेकर 2028 तक अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आप इन्हीं आर्टिकल से एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से। मैं आने वाले 2 से 3 साल 4 साल की बात कर रहा हूँ आपसे यूपीएससी में, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ जो ऑफिसर्स हैं हमारे देश में जो कि देश की रखवाली करते हैं, देखो उनके पास हो सकता है बहुत ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जिस भी स्टेट में वो तैनात हो, जहाँ पर भी वो पोस्टेड हो, बॉर्डर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने के लिए कोई प्लान बना रखा हो उनके जवानों ने, उनके ऑफिसर्स ने, उनके सीनियर्स ने, उससे रिलेटेड कोई प्लान हो। इंडिया जो है, अब ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्म फोर्सेज होती हैं, आपको एक चीज़ और पता होगी अगर आपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेक्चर्स मेरे साथ अटेंड करे हैं। अशप्रीत, ये यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्ट भी होते हैं हमारे ऑफिसर्स, कहीं कहीं जाते हैं, है ना? है ना? तो अब हो सकता है कि वहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर आए हों सीरिया से, या फिर आईएस के ऑपरेशंस किस प्रकार से चलते हैं, कौन कौन सी कंट्री के हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, सिर्फ ये कहकर कि हम इस देश के नागरिक हैं भारत के, अगर हम भारत के बाहर काम कर रहे हैं, भारत के अंदर काम कर रहे हैं, इनके पास मौलिक अधिकार जितने नॉर्मल नागरिक के पास होते हैं ये उतने एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना पड़ता है। ये वाली बात कोई नई बात नहीं है, इसमें आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी करी, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी करी है लक्ष्मीकांत के अंदर। लेकिन वहां पर थोड़ी सी झलक थी जब मैंने आपको ये बोला था हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और ये है वो आपके सामने डिस्कशन जिसके बारे में हम ये वाली बात करने वाले हैं आर्टिकल 33 के अंदर, कि आर्म फोर्सेस या देश की रखवाली करने वाले वो ऑफिसर जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फोर्सेस के नाम पर जो तैनात हैं, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन में तैनात हैं, वो देश के बॉर्डर्स की रखवाली कर रहे हैं, देश के अंदर किसी प्रकार का
कोई काम कर रहे हैं वो कुल मिलाकर आर्म फोर्सेस का पार्ट, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का पार्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का पार्ट, या किसी भी चीज़ का पार्ट। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये होती है कि उनके पास इतने अधिकार नहीं है कि टीवी के सामने आकर या किसी भी पर्सन को वो एक इंफॉर्मेशन कोई लीक कर सके, क्योंकि उस वजह से हमारे देश की दो चीज़ें हार्म हो सकती हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरी सॉवरेनिटी। इट इज़ जस्ट लाइक जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है तो आपको पता होता है ना कि पर्सन ने कोई क्राइम करा ही नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक स्पेशल चीज़ ऐसी होती है अशप्रीत के पर्सन ने कोई क्राइम करा ही नहीं है, लेकिन आशमा फिर भी पर्सन को डिटेन इसलिए करा जाता है कि उसको प्रिवेंट करा जाए कोई क्राइम वो फ्यूचर में ना करते, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड उसका हिस्ट्री ये चीज़ बताती है ना। यही कुछ एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पर कि आर्टिकल 33 में ये वाली बात बोल रखी है कि मौलिक अधिकार नॉर्मल नागरिक के लिए सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये आर्म फोर्सेस के लिए अवेलेबल नहीं है। उस लिहाज से उतने अवेलेबल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उस लिहाज से अवेलेबल नहीं है जितने नॉर्मल नागरिकों के लिए अवेलेबल है। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं इसको फंडामेंटल राइट से मत जोड़ना, लेकिन एक बात बताता हूँ। आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती होगी ना कभी कि जब इतने सारे ऑफिसर्स जो होते हैं, कुछ कुछ बंदियाँ कितनी स्मार्ट सी हॉट सी दिखती हैं, कुछ बंदे होते हैं आपको जो हैंडसम स्मार्ट लगते होंगे, जो लबासना जाते हैं आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, और लबासना में जाकर, वैसे तो आईएएस की तो पूरी पूरी ट्रेनिंग वहाँ चलती है, लेकिन जब ये सारे के सारे फोर्सेस की जब ये अपने अपने जो स्टेट के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आने के बाद जब ये लबासना में एक जॉइंट मीटअप होता है इनका, तो आपको दिमाग में आता होगा ना कि यार ये लोग 2 महीने के लिए वहाँ पर व्लॉगिंग चैनल क्यों नहीं खोल लेते अपना, है ना। कि मतलब काइंड ऑफ करके लबासना के बारे में एक एक चीज़ दिखाएं कि उसके किचन में क्या बन रहा है ना, बर्फ़ के अंदर क्या है, हम बंदी के साथ कहाँ बैठे, ठीक है, ठंड में जब किस करी तो होठ चिपक गए। तो ये सब चीज़ें मतलब क्यों नहीं बताते हैं, मतलब ये सामने आकर, वो इसलिए क्योंकि लबासना में पहले दिन जाने के बाद ना आप वो जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रिक्टली एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए सिग्नेचर करने पड़ते हैं आपको, और ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली समझा दी जाती है। देखो एक एक एरिया, इसका एक एक दरवाज़ा, एक एक कॉरिडोर, हर एक कमरा, आप हर जगह पर आप अपना फ़ोन यूज़ कृपया ना करें। आप जो भी फोटोज़ और वीडियोस खींच रहे हैं आप अपने तक रखें, पूरा पूरा उसे मतलब यूज़ करें। दिन भर अगर वीडियो ऑन करके रखनी है तो आप करें, लेकिन कैसे भी तरीके से वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जहाँ पर ये ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी और इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स की सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है। एक बारी ऐसे ही एक अटैक भी हो गया था लबासना के ऊपर, मसूरी के ऊपर अटैक हो गया था, तो एकदम से आर्म फोर्सेस वगैरह सारे के सारे आए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अटैक का ये मतलब है भाई इतनी मुश्किल से अटेम्प्ट देकर बंदा पहुंचा वो तो छोड़ दो, लेकिन मतलब 150-250 आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स एक साथ मारे जा सकते हैं अगर कोई भी अगर अटैक वगैरह यहाँ पर हो गया। सिमिलरली जब आप लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल बनते हो ना, तो आपको प्रमुख रूप से ये चीज़ समझा दी जाती है। देखो आप यहाँ पर एंजॉय करते हो, आप यहाँ पर कुछ भी करते हो, कुछ भी करो, लेकिन ये वीडियो जो है ना कि पार्लियामेंट के अलग अलग जो चेंबर्स हैं, कि आप कभी कभार किसी मंत्री से मिलने गए उसके चेंबर के अंदर, आप लोकसभा राज्यसभा का एक एक डिटेल यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर नहीं दे सकते। हर एक कमरे में जाके व्लॉगिंग नहीं कर सकते। आप वॉशरूम की फ़ोटो खींच कर भेज रहे हो, ये देखो मैं कितना महान बन गया, मैं लोकसभा के अंदर सुसु करने आया हुआ हूँ, ठीक है, लाइफ हो तो ऐसी हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, अब नॉर्मल सिटीजन तो आपने देखा होगा हमारे देश के जो गवार लड़के या गमट्टी जो लड़की हैं वो तो कैसी भी हरकतें करती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे आकर। उनके पास प्रॉपर मौलिक अधिकार है, उनको कोई अरेस्ट करके थोड़ी ना लेकर जा सकता है कि अगर वो निंदा भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, अब कुछ भी करके कहीं पर भी वो वीडियो वगैरह फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ एक जगह और आपकी पोस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन या जहाँ पर आप काम करते हो उस डिपार्टमेंट, उस बिल्डिंग, उस रीजन की इंफॉर्मेशन देश के लिए या कभी कभार नंबर ऑफ नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो आपके मौलिक अधिकारों की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ये वाली बात जो आर्म फोर्सेस एंड दूसरी अदर फोर्सेस प्लस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, कोई जो है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर, जैसे फोर्स मूवी के अंदर जॉन अब्राहम जो था, जो ऑफिसर था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो आईपीएस था, एसीपी था, लेकिन नारकोटिक्स के अंदर काम करता था, सीक्रेट एजेंट था काइंड ऑफ, मतलब नॉर्मल ड्रेस में वो रहता था। ऐसे ही रॉ के ऑफिसर्स होते हैं, एक था टाइगर सलमान खान वगैरह, जैसे ये जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके मौलिक अधिकार आप सोच के देखो, अगर ये फुल तरीके से यूटिलाइज करने लगे तो कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है किसी भी चीज़ को। और फिर एक और बात बोली जाती है कि कभी भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को या आईपीएस को अगर कोई भी दिक्कत होती है ना नेताओं वगैरह से, इनकी एक प्रॉपर तरीके से लॉबी होती है, लॉबी। अपने सीनियर्स वगैरह का पूरा एक ग्रुप होता है इनका, उस डिपार्टमेंट नहीं बोलना चाहिए हमें उसको, क्योंकि वो कोई सरकारी विभाग नहीं होता। सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर से मिला हुआ एक लॉबी होती है, जिसमें अगर कोई भी बात होती है तो वो सीनियर ग्रुप ऑफ आईएएस ऑफिसर्स वगैरह प्रधानमंत्री जी को या किसी भी मंत्री ने अगर बदतमीजी करी है आपके साथ, तो उसके साथ डायरेक्टली वो बात करेंगे, सामने बुलाकर जो भी करके। लेकिन आपको ये बोला जाता है कि आप डायरेक्टली ना टीवी वगैरह पे जाकर ये सब चीज़ें रिवील मत करो कि उन्होंने ऐसा कर दिया, इस बात पे वो चिढ़ गए, ये देखो मुझसे वो करप्शन करने के लिए कह रहे थे, मैं कैसे कर सकता था ये वाला काम। यहाँ पर ये समझाया जाता है कि देखो आपकी पोस्ट की एक मान मर्यादा है, उसकी मर्यादा को कायम रखो, बच्चों की तरह निब्बा निब्बी की तरह जाकर बाबूश होना और रोना रोना मत करो टीवी के ऊपर जाकर, ठीक है। और या फिर मीडिया वालों को मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो बात है जिस पे भी तुम बगावत पे उतर आए हो, वो चीज़ें खोद खोद कर फिर मीडिया वाले निकालेंगे। और वो चीज़ क्या कहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लिए या इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक नहीं है। तो आपके मौलिक अधिकारों की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल नागरिक। अब ये प्राउड करने वाली चीज़ भी है, और कि जिन लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है, तो लगने से कुछ नहीं होता। देखो आपकी पोस्ट की एक मर्यादा है, बस कुल मिलाकर बात ये है। आप हर चीज़ लीक नहीं कर सकते। कल को आप में से कोई एक आईपीएस बना और वो इतना इंटेलिजेंट है आप में से कोई कि उसको रॉ में पोस्टिंग मिल गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में या इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिल गई, या एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मिल गई। तो अब आप ये थोड़ी ना करोगे, आशमा तू ये थोड़ी ना दिखाएगी, देखो दोस्तों ये चरस होता है, ये गांजा होता है, कोकीन होती है, ब्राउन शुगर होता है, हीरोइन होता है। देखो मैं आपको इनटेक करके अभी दिखाती हूँ, मुझे देखो भोलेनाथ की भी प्राप्ति होगी, देखो मैं भोले की गोली खा के दिखाती हूँ, और अभी देखो शिवजी प्रकट होंगे। अच्छी लगेगी तो ये सब करते हुए यूट्यूब पे, है ना। कि मैंने देखो अभी ना ड्रग माफिया को एक मैंने पकड़ा है, 500 किलो ही हीरोइन है। तो दोस्तों देखो, मैं हालांकि हमारे डिपार्टमेंट ने बोला है कि इसको क्या कहते हैं ठिकाने लगाना है, इसको जलाना है, लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों कि अगर हम इसको बेच दे तो इंडिया की जीडीपी कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट इंक्रीज हो सकता है उसके अंदर। अच्छी लगेगी आज मैं तो ऐसी बात करते हुए टीवी पे, मतलब समझ गए ना। आज मैं ये वाली हरकतें तेरे घर पे तेरे कमरे में अच्छी लगती हैं, लेकिन ऑफिसर बनने के बाद अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। आप लोगों को कंटेक्ट समझ में आया इसका, ये पूरा का पूरी डिस्कशन का बताओ, आ गया पूरी तरीके से। ये क्वेश्चन मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपसे ना इंटरव्यू रूम में पूछा जा सकता है कि अगर आप कल को ऑफिसर बन गए, आपकी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी, तो आपके ऐसे कौन से मौलिक अधिकार होंगे जिनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब बैठ के आप वहाँ अगर सोचोगे ना तो आप बुद्धू लगोगे, और तब तो और ज़्यादा बुद्धू लगोगे जब आपके फॉर्म पे ये लिखा होगा कि इस बंदी या बंदे का ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत पे अगर कमांड नहीं है तो ऑप्शनल पढ़ना बेकार हो जाता है। अपने देश की राजनीति और संविधान को तो समझ लो, तब जाके समझना दूसरे कंट्री की राजनीति और संविधान को। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली आर्टिकल 33 के बारे में, आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। पार्लियामेंट को किसको एम्पावर करता है? पार्लियामेंट को, और किसी चीज़ को नहीं, और किसी बॉडी को नहीं। क्या किस चीज़ के लिए? कि पार्लियामेंट जो है ना, वो कोई ऐसा कानून बनाकर ला सकता है जिससे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स के, पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम कर रहे ऑफिसर्स के, और एनालॉगस फोर्सेस। अब ये एनालॉगस फोर्सेस का मतलब ये होता है इससे जुड़ी हुई जो भी फोर्सेस है, और इसके अंदर वो डेफिनेशन आ जाती है कि इफ़ यू आर कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, आईबी के ऑफिसर हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर हो, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पार्ट हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो एनालॉगस सर्विस समझ गए ना, मतलब जो जिनका ऐसे ही सिमिलर नेचर सा काम है जिनका, ठीक है। इन मेंबर्स के जो राइट्स हैं दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, या फिर किसी किसी मामले के अंदर कंप्लीट तरीके से छीने भी जा सकते हैं, एब्रोगेट करे जा सकते हैं, कि किसी भी हालत के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिवील। अब एक बार बताओ, क्या राइट टू स्पीच हमारा एक मौलिक अधिकार है हिंदुस्तानी का? क्या ये वाला राइट हम सिर्फ हिंदुस्तान में ही एंजॉय करें, या फिर अगर मतलब हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हर्ट नहीं कर रहे हैं,
क्या हम ये वर्ल्ड में कहीं पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम कलेश मचा कर ना आए और भारत का नाम बदनाम ना हो? क्या हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा? यूज़ कर सकते हैं ना। लेकिन सोचो ज़रा सौगंधा, आप रॉ के ऑफिसर हो और आईएसआई जैसा आपका एक था टाइगर जैसी कहानी बन गई, और वहाँ के आप बंदे को मतलब वो बोल रहे हो, है ना, कि आओ मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ बहुत बढ़िया, जिससे पाकिस्तान की जीडीपी देखना रातों रात $1 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी। आओ बैठो मेरे साथ बॉर्डर पे, आओ चाय लेकर आओ। क्या होगा फिर? आपको आपके सीनियर ऑफिसर बताओ जरा, आशिमा सौगंधा को जान से मार सकते हैं कि नहीं मार सकते इस बात पे? एक था टाइगर का मूवी का शाइनी पहला सीन, जब वो सलमान खान अपने काम कर रहे रॉ के एजेंट को लेने आता है, वो मनाने की कोशिश करता है ना, वो लेकिन मानता नहीं है कि देख यार हमें रॉ इतना पैसा नहीं देती, और आईएसआईए में देख बहुत पैसा है, और इन्फॉर्मेशन लीक करने का देख कितना पैसा है। लेकिन फिर भी सलमान खान क्या मानता है, क्या मार देता है उसको, है ना। ये चीज़ है। तो शाइनी, ये शाइनी कह रहा हूँ, सौगंधा ऐसी बॉडी गायब होगी कि कोई जानेगा भी नहीं कि इसका आधार कार्ड कभी था कि नहीं था। ठीक है। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते, तुम्हारी आत्मा भले डिबेट करती रहे इस बात पे, यार मेरे तो मौलिक अधिकार था, मेरे को पागल बनाया, बचपन से पॉलिटी याद करवाई, लक्ष्मीकांत याद करवाई, फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं करने दिए। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोविजन का वो ये है, ये इंश्योर करना कि जो ऑफिसर्स है ना, मैंने बोला ना आपसे अभी जब ये मैंने इसको स्टार्टिंग करवाया था टॉपिक को, अपने पोस्ट की मान मर्यादा का ख्याल रखना है। वो अपनी ड्यूटी और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके इस प्रकार से रखें कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर सकें। वही वाली बात है जो मैंने आपसे बोली। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी है? बताओ, आगे बढ़े हम लोग, फटाफट बोलो। एनालॉगस फोर्स से मतलब इन्हीं चीज़ों से जो जुड़ी हुई है, मतलब पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, रॉ, आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मतलब ऐसी सिमिलर फोर्स। अब वो सारी तो लिस्ट नहीं कर सकते हमारे देश में, तो फिर ऐसे 100+ फोर्सेज हैं, मतलब वो उनका नेचर है एक्सेट्रा जैसा, मतलब एक्सेट्रा फोर्सेस जैसे जो ऐसी नेचर की हैं। ठीक है। अब जैसे ऐसे कैसे, मतलब मान लो जो एम्बेसी के अंदर काम कर रही है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज वगैरह है, अब एम्बेसी में जाकर ये थोड़ी ना ओ बेटे मैं तेरे को बताता हूँ टीवी वालों को, देखो ये कि नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है मेरी, हमारे फ्रांस के साथ एक ये सिगरेट डीलिंग भी चल रही थी, लोगों को तो पता ही नहीं है, मैं अशप्रीत कौर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं बताऊंगी सबको कि ये सबसे पहले, और हो सकता है उस चक्कर में तो इंडिया और फ्रांस के रिश्ते खराब करा दो। बताओ, है कि नहीं? ठीक है। तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना सरदारनी। ठीक है। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33, ये वाली पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी हुई है हमारे देश में, ना कि विधानसभाओं को। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये वाली पावर नहीं है। इससे एक अलग सा ही क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34, इस पे क्वेश्चन पेंडिंग है यूपीएससी में। पिछले एक डिकेड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यूपीएससी को बनाना होगा तो वो इस टॉपिक को उठा सकते हैं। ठीक है। कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ माना जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 99% केसेस के अंदर, 99% केसेस के अंदर जुडिशियल रिव्यू अलाउड होता है। जुडिशरी जो है ना, क्या करता है, उस पर्टिकुलर एक्ट को रिव्यू कर सकता है ना। कोई भी ऐसा लॉ जब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता, इस ग्राउंड पर कि उसने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करा है, उसने ब्रीच करा है या कुछ भी, मतलब ठीक है कि ये तो मौलिक अधिकारों को छीनने वाली बात हो गई। नहीं, पार्लियामेंट देख लेगा, मिनिस्टर्स जो एमपीज वगैरह हैं वो ये डिसाइड करके अपने हिसाब से जो भी होगा, जो भी प्रस्ताव आएगा इस बिल का, ऑब्वियसली बात है पहले बिल ही आएगा पार्लियामेंट के पास, जब वो एक्ट बनना होगा तो सोच समझ कर उसके अंदर ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजंस डाल दिए जाएंगे कि जो जिस सर्विस में काम कर रहा है, अपनी पोस्ट की मान मर्यादा को देखते हुए और देश की सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए, अगर उससे वो मौलिक अधिकार छीन भी लिए जाए या उनकी इंटेंसिटी कम कर दी जाए, उनको इस कदर वो मौलिक अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं भी करने दिए जाए बाकी नागरिक जैसे करते हैं, तो ये देश के हित में है, ये बाकी नागरिकों के हित में है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज को कोई भी ऑफिसर वगैरह जाके सुप्रीम कोर्ट वगैरह में या किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता। मैं यही बता रहा हूँ कि 99% केसेस के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है, तो स्टूडेंट्स को तो अब ये ट्रिक पता लगी गई है कि वो जब भी यूपीएससी कोर्ट करता है कि इस केस के अंदर जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं।
सिर्फ यही ग्राउंड अभी तक के लिए, आगे देखते हैं हम इसको, ये ग्राउंड अगर ऐसा है कि इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता इन एनी कोर्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या ऐसे कुछ एक्ट बनाए हैं? ऑब्वियसली बात है, जब इतनी बड़ी विंडो मिल गई है, जब कोर्ट किसी को देख ही नहीं सकता कि इसने ब्रीच करा है कि नहीं करा, तो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं अपनी फ्रीडम को देखते हुए। फ्रीडम इन द सेंस मैं पार्लियामेंट की फ्रीडम की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे मर्जी बना सकते हैं। तो उन्होंने एक बनाया आर्मी एक्ट 1950, एक बनाया नेवी एक्ट 1950, एक बनाया एयरफोर्स एक्ट 1950, फिर एक बनाया पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस टू राइट एक्ट 1966, फिर एक बनाया बीएसएफ एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्ट हैं। ये जितने भी एक्ट हैं कि आपको याद करने हैं, जी हाँ ये याद करने हैं आपको, लेकिन ये आपसे जीएस पेपर 2 में नहीं पूछे जाएंगे। हम इनको जब हम लोग अपना जीएस पेपर 3 के अंदर ये सिलेबस करेंगे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके अंदर मैं आपको ये जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी होते हैं हमारे देश के अंदर, ये सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। और ये वैसे भी आपको याद करने ही पड़ेंगे, भले ही आप आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, ठीक है, आपको वैसे भी याद करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे जो एक्ट हैं ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, ठीक है, कि जो ऑफिसर्स हैं उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, कि वो किसी ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन का पार्ट बन सके, बिल्कुल इसके ऊपर प्रतिबंध होता है, प्रोहिबिशन होती है। वो प्रेस के साथ किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वो कोई भी पब्लिक मीटिंग्स या डेमोन्स्ट्रेशन जो कि नेताओं के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ चल रही है, उसमें वो हिस्सेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक होना देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी पे हमला हो सकता है। एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं, आपदा आ सकती है इसकी वजह से, जिससे हो सकता है कि दंगे हो जाए, इंटरनल वॉर हो जाए, सिविल वॉर की संभावना हो जाए, या दूसरी कंट्री के साथ रिश्ते जो है वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। और प्रेस वाले तो आपको पता ही है, मज़े लेने के लिए, मसाला डालने के लिए अंट शंट सवाल पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको अलाउड नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने बोला ना आशिमा वाला एग्जांपल लेकर, अर्शप्रीत तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, वो ड्रग्स को लेकर ये नहीं बोल सकती अगर वो एनसीबी के ऑफिसर है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, या फिर किसी ट्रेड यूनियन या फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन का पार्ट बनना, आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते जब आप अगर ऑफिसर वगैरह हो। किसी मिलिट्री ऑफिसर के बारे में आपने सुना है कि वो कैप्टन है, या फिर वो ब्रिगेडियर है, ठीक है, या फिर वो कर्नल है, कि वो उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है? बताना ज़रा। ये चीज़ें इस पोस्ट के लिए और पोस्ट को देखते हुए, उस पोस्ट की मर्यादा को देखते हुए, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्या आप समझ में आया? ये राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनकी इंटेंसिटी आर्टिकल 33 के तहत आर्म फोर्सेस और जो एनालॉगस फोर्सेस हैं क्यों कम करा जाता है, या क्यों उनको छीना भी जा सकता है? बताओ, समझ में आया? अब हमारे देश में दोस्तों होता क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? ये इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारा किसी अन्य देश के साथ क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है। जर्नली उन ग्राउंड्स पे लगती है। आई एम यूजिंग द वर्ड जर्नली। मार्शल लॉ बेसिकली क्या होता है, जहां पर भी मिलिट्री रूल अगर कहीं हावी हो, सरकार ने पावर दे रखी हो, इस एरिया में सिर्फ मिलिट्री रूल ही करेगी, तो मिलिट्री अपने हिसाब से अपना लॉ बनाती है, जिसको हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं। इस मार्शल लॉ के अंतर्गत अगर किसी रीजन के अंदर मिलिट्री ने बोल दिया कि 6 बजे के बाद शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके पैरों पे गोली मार दी जाएगी एक वार्निंग देने के बाद, तो इस चीज़ को उस रीजन के लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। ये कहते हुए कि ऐसा तो देश में कहीं पर भी किसी रीजन में नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ मजाक वाली बात है, हंसी मजाक की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वो निकला और पीछे से आर्मी वाले ने रोका कि रुक जाओ सर जी, मैडम जी, पैर में गोली मार दी जाएगी, मत जाओ यहाँ से जाकर, मार्शल लॉ लगा हुआ है, या फिर हमने कर्फ्यू लगा रखा है विच इज़ द स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, और हमें गोली मारने के हुक्म है, और आशमा फिर भी ला 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 हुला ला ला हुला ला ला करते करते घूम रही है, तो आशमा गोली पड़ जाएगी, और ऐसी जगह पड़ेगी कि सालों तक दर्द रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो अब डिफरेंस जानते हैं मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में। मार्शल लॉ जो है वो नागरिकों के, सिटीजन्स के मौलिक अधिकारों को अफेक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी जो है सिर्फ वो मौलिक अधिकारों को अफेक्ट नहीं करती है, बट सेंटर स्टेट के रिलेशंस भी इससे
प्रभावित होते हैं, सारी पावर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट होती है दोस्तों, आपको पता होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये शो करता है, ये लिस्ट क्या शो करती है कि हमारे देश में कैसा स्ट्रक्चर लाया करता है, हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर लाया करता है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ कौन कानून बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर सिर्फ कौन कानून बना सकता है? सेंटर प्लस स्टेट बोथ। इमरजेंसी के टाइम पर जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है हमारे देश का, वो फेडरल ना रहकर वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टेट लिस्ट जो है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो टॉपिक्स, वो एरियाज ये रखे हैं जिसपे सिर्फ राज्य की सरकारें ही लॉ बना सकती हैं। इमरजेंसी के टाइम पर ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये भी यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। कब तक आ जाते हैं? जब तक इमरजेंसी ऑपरेशन में रहती है, जब तक इमरजेंसी चल रही होती है। ये वाली बात आप लोगों को पता होगी, नहीं भी पता थी तो ये क्या समझ में आया? बताओ, जल्दी बताओ। अब समझ में आया कि ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट सिर्फ प्रभावित नहीं होते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी प्रभावित होते हैं। पावर टू मेक लॉ एंड ऑन एनी टॉपिक, वैसे हमारे देश में डिवीजन कर रखी है इस चीज़ की कि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाएंगी, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये वाली जो पावर है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। जिस प्रकार से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उस वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट तक एक्सटेंड हो जाती है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही देखेगा उनको। बताओ हाँ कि ना? और इसकी वजह से, नेशनल इमरजेंसी की वजह से, पार्लियामेंट का टेन्योर भी एक्सटेंड हो सकता है। पार्लियामेंट कितने साल के लिए आता है हमारे देश में? कितने साल का गठन होता है उसका? ऐसा मत बोलो पार्लियामेंट का 5 साल का गठन होता है, बोलो लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? प्रॉपर नहीं दे रखा उसने, लोकसभा की। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है ना, 1/3 मेंबर्स उसके हर 2 साल रिटायर होते हैं, है ना? पूरा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता ऐसा। लोकसभा 5 साल का होता है इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर ये एक्सटेंड हो सकता है। कितने कितने महीने से एक्सटेंड हो सकता है ये? वेरी गुड। क्या ऐसा कभी पास्ट में हुआ है? 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, कौन थे प्रधानमंत्री हमारे उस टाइम पे? हाँ, तब उनके टाइम पर ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट की जो लोकसभा की जो तय सीमा जो थी 5 साल, उससे एक्सटेंड होकर रूल हुआ था पार्लियामेंट लोकसभा का, ठीक है? उसके बाद मार्शल लॉ की बात करें। मार्शल लॉ जो है, इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स। अगर जिस भी एरिया में मार्शल लॉ आ जाए, मिलिट्री रूल आ जाए, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट और जो ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स हैं उनकी पावर सस्पेंड हो जाती है। जबकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर होता क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट और ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स हो सकता है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है? मार्शल लॉ जो है ये इम्पोज होता है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि टेम्पररी फेज के लिए हो सकता है ये। लेकिन ये वाली बात ना हमारे देश के लिए हो रही है। बाकी देशों में, जैसे हमने कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इसमें पढ़ा था, पाकिस्तान के अंदर आया था, लेकिन डेमोक्रेसी की सत्ता को हटाकर पूरा जो मिलिट्री रूलर्स थे वही प्रेसिडेंट बन गए थे, है ना? ऐसा काफ़ी बार हुआ है ना, ठीक है? लेकिन हमारे देश में जब भी लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए हो सकता है कि आर्मी की जो दखल अंदाजी है इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री लॉ, ये चीज़ अच्छी है। देखो, एक चीज़ तो आप लोग मानते हो ना, मैं दखल अंदाजी को कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी आस्पेक्ट में सौगंधा मार्शल लॉ डेमोक्रेसी का पार्ट तो नहीं हो सकता, राइट? क्या जनता का निर्णय है क्या शाइनी कि आर्मी वाले इस एरिया में रहेंगे, वो अपना कानून बनाएंगे, कर्फ्यू लगा सकते हैं, गोली मार सकते हैं? क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है? नहीं ना। और ये चीज़ ये भी शो करता है आशिमा कि डेमोक्रेटिक जो रूल है वो फेल कर गया किसी एक रीजन में, इस कदर फेल कर गया कि आर्मी की इंटरवेंशन जरूरी हो गई, इस कदर जरूरी हो गई कि नॉर्मल गवर्नमेंट और नॉर्मल लॉ कोर्ट्स, गवर्नमेंट जिसको जनता ने चुना था, वो लैप्स कर गए और आर्मी को वहां पर इंटरवीन करना ही पड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए। क्या हमें ये उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर सरकार का हमें फेलियर नहीं दिखा था इसमें ये कि वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट को मेंटेन करने में फेल कर गए? बताओ, है ना? उसके बाद इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स। नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पर।
एक या तो वॉर हो गया हमारा, या दूसरी कंट्री जो है वो एक्सटर्नल एग्रेशन दिखा रही हो, या फिर आर्म्ड रेबिलियन अगर हो गया हो तो फिर ये इम्पोज करा जा सकता है। इसके बारे में हम सीखेंगे इमरजेंसी चैप्टर के अंदर, इन तीनों वर्ड्स का डिटेल में मतलब। अभी के लिए आप सब याद रखो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। मार्शल लॉ जो है ये देश में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता कि जब कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई होती है वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, इम्पोज होता है। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो हो सकता है कि कंट्री के किसी एक पार्ट में भी इम्पोज हो जाए, ठीक है, या फिर पूरी कंट्री में इम्पोज हो जाए वो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है जो है, मार्शल लॉ जो है इसके लिए कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। ये जो है इट इज़ काइंड ऑफ टेम्प्ररी नेचर की जो चीज़ है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज़ इम्प्लिसिट इन नेचर, डायरेक्टली विजिबल नहीं है। कैसा उस पर्टिकुलर रीजन में समस्या है, वो पर्टिकुलर रीजन में कितना उथल पुथल है, कितना टर्ब्यूलेंस है, टर्ब्यूलेंस का मतलब यही होता है उथल पुथल, उसको देखते हुए मार्शल लॉ के अंदर मिलिट्री को पावर क्या क्या देनी है ये डिसाइड करा जाएगा। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है इसके लिए तो डिटेल प्रोविजन और स्पेसिफिकेशन और इसका नेचर कैसा होगा इसके बारे में संविधान निर्माताओं ने संविधान में बात कर रखी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास इसके लिए किस नेचर में इंप्लीमेंट करा जाएगा, कैसे होगा, किसको कितनी पावर मिलेंगी, किस किस की पावर सस्पेंड कर दी जाएगी, स्टेट लिस्ट जो है उस टाइम पर हमारा जो स्ट्रक्चर है देश का वो फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी बन जाएगा, स्टेट लिस्ट की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी। ये सारी बातें संविधान निर्माता कर गए थे संविधान के अंदर। तो हम कह सकते हैं दिस नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है इट इज़ वेरी मच explicit in nature, it is clearly visible in nature, crystal clear and well defined, crystal clear and well defined। जो एक्सप्रेशन हम बात पढ़ रहे थे उधर जो एक फ्रेज आया था आर्टिकल 33 के अंतर्गत, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये जो एक्सप्रेशन है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इट ऑल्सो कवर जो आर्म्ड फोर्सेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं लाइक नाई, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, खाना बनाने वाले, चौकीदार, जूते सिलने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़े सिलने वाले, ठीक है, और कोई भी ऐसे लोग जो कि सीमा पर जाकर हथियार नहीं उठाते और दुश्मनों से, दूसरी देश के सैनिकों से नहीं लड़ते, ठीक है, ये लोग भी कवर होते हैं इस डेफिनेशन के अंतर्गत। यानी कि आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हो वहाँ पर छोटे छोटे लोग जो होंगे जिनकी नौकरी जो होगी आपके डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होगी, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री लॉ होता है, जैसा कि हमने पढ़ा आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों की इंटेंसिटी या पूरे के पूरे मौलिक अधिकार किस प्रकार से छीने जा सकते हैं या उनकी इंटेंसिटी कम करी जा सकती है। तो पार्लियामेंट्री लॉ जो भी इनेक्ट होगा अंडर आर्टिकल 33, इट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल, ठीक है, जो कि मिलिट्री लॉ के अंतर्गत कुछ ऐसे ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं कि जैसे मतलब मान लो होता है कि मैं आपको ना कोर्ट मार्शल बताता हूँ, जब भी कोई आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का ऑफिसर उससे जब भी कोई, मैं गलती तो नहीं कहूँगा, गुनाह जब हो जाता है या उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई होनी है तो इनका केस नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता। शायद ये वाली बात पता होगी आपको, पापा बताते होंगे, इन लोगों का कोर्ट मार्शल होता है। ये वाली बात जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, शाइनी के फादर आर्मी में है, बाकी के नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है अशप्रीत, कि जो आर्मी वगैरह वाले ना, अगर ये मान लो कोई गोली मार दे किसी को या ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करी है, कुछ भी प्रकार से चोरी चकारी करी है, या जो आर्मी का फंड है वो चुरा लिया किसी ने, किसी भी प्रकार का आरोप जो कि सिविल नेचर या क्रिमिनल नेचर के अंतर्गत आता है, हम लोग जनरली नॉर्मल जनता कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहीं जाते हैं ना अशप्रीत। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स की जो सुनवाई होती है ना, या जो इनका कोर्ट होता है, इनका स्पेशल कोर्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनका कोर्ट मार्शल होता है। वो कोर्ट डिसाइड करता है। जैसे मतलब मान लो कोई आर्मी छुट्टी पर आया, ठीक है आशमा सुनना ध्यान से, कोई आर्मी मैन छुट्टी पर आया, वो सिविलियन से भिड़ गया और उसने चाकू वाकू निकालकर या अपनी बंदूक निकालकर मार दी किसी के पैर में गोली। अब ये जो केस है ना, ये इनके स्पेशल कोर्ट में चलेगा। हो सकता है इनको सर्विस से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, एंड दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि इसकी तारीख पे तारीख होती रहेंगी, ये एक ही बार में डिसाइड होता है, बहुत फास्ट इसकी सुनवाई होती है। और
क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, और डिसीजन ना बहुत हार्श लिए जाते हैं कि छोटी से छोटी गलती पर हो सकता है आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दिया जाए या आपको सर्विस से टर्मिनेट भी करा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर हम आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तो आपको मैंने बताया ना सुगंधा अभी कि हमें मीडिया के सामने नहीं जाना है, हमारी लॉबी होती है, उन सीनियर अफसर्स को हमें कंप्लेन करनी है कि मिनिस्टर या एमएलए हमसे ऐसी बदतमीजी कर रहा था, ठीक है, तो हमने जो उसको चाटा मारा या कुछ भी करा तो वो इस लिहाज से करा, ऐसे ऐसे करा, जो भी आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, जो भी आपको बात अपनी सामने रखनी है कि वो लोग डायरेक्टली मिनिस्टर्स वगैरह से बात कर लें, तो इसके लिए हमारे प्रॉपर एक लॉबी होती है। वो तो चलो एक अलग कंटेक्स्ट में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आर्टिकल 33 के कंटेक्स्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्ट करा जा सकता है अंडर आर्टिकल 33। अ पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 इट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल फ्रॉम द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर एक आर्मी ऑफिसर को समझने की कोशिश करो प्लीज, कोर्ट मार्शल अगर उसका हो गया और अशप्रीत अगर उसको डिमोशन करके या फिर टर्मिनेट करके सर्विस से निकाल दिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील नहीं कर सकता कि देखो मुझे इस गलती पर निकाल दिया गया है। ये पार्लियामेंट्री एक्ट की मदद से अंदर आर्टिकल 33 करा जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट फिर एक चीज पेश करेगा, एक एक्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट पहली बात इसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो बोलेगा आपके लिए भाई साहब, आप एक आर्मी पर्सन है, नेवी पर्सन है या फिर एयरफोर्स पर्सन है, आपके लिए ऑलरेडी हमारे देश में जो भी आपका डिमोशन हुआ या निकाला गया है, ये आर्मी एक्ट के अंतर्गत, नेवी एक्ट के अंतर्गत और एयरफोर्स एक्ट के अंतर्गत ये आपका केस चला हुआ है। और हमारे पास वैसे हर एक केस को कि कौन सा केस, क्या चीज, किसका अधिकार संविधान की सीमाओं को क्रॉस कर रहा है, हम उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम नहीं कर सकते, बिकॉज आप जाइए और लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है। एनी सच लॉ विच इज मेड अंडर आर्टिकल 33 इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। वर्ड है यहां पर, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चाहे चीफ जस्टिस चले जाओ, चीफ जस्टिस के पास चले जाओ, चाहे उनके फादर के पास चले जाओ, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन को एंटरटेन नहीं करा जाएगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। जहां तक बात है कि आप अगर ये कह रहे हो कि मेरे मौलिक अधिकारों का ब्रीच हुआ है, मुझे ऐसे निकाल दिया कि वो निकाल दिया, कि नहीं, ये उनको पावर मिल चुकी है। अगर उन्होंने जो भी सुनवाई करी है या आपको जो भी सजा दी है, आपका डिमोशन करा है, आपको हटाया है या आपको माफ कर दिया गया है, ये कोर्ट मार्शल के अंतर्गत करा गया है। और पार्लियामेंट्री लॉ जो है, इस कोर्ट मार्शल जो हुआ है, ऑफिसर अगर वैसे चाहे तो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उनको स्टॉप भी कर सकता है। कि अगर मिलिट्री लॉ को देखने वाले जो ट्राइब्यूनल्स हैं, उनकी सुनवाई के अंतर्गत अगर किसी पर्सन का किसी भी वो फोर्स के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, अगर उनका प्रमोशन, डिमोशन या टर्मिनेट हो गए, अगर वो सर्विस से कोई पेनल्टी लगी है, अगर उनको जेल भी दे दी है आर्मी वगैरह वालों ने, ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आप अगर पार्लियामेंट चाहे तो रोक सकता है आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट नहीं जा सकते, किसी भी प्रकार की आप वहाँ पर रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगा सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पर रिट ज्यूरिसडिक्शन की एकदम से बात क्यों हुई है? क्योंकि दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियस आर्टिकल में ही पढ़ा, आर्टिकल 32 के अंदर, जब भी फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाना है ना, तो आप नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल पिटीशन, नॉर्मल पीआईआर फाइल नहीं करते हो, आप हमेशा कोर्ट के पास जाकर बोलते हो आई एम फाइलिंग अ रिट ऑफ ईदर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यो वारंटो, ताकि मेरे फंडामेंटल राइट से रिस्टोर हो। और यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही क्यों लिखा हुआ है? तो ये हमने डिस्कस करा था आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि रिट की पावर जो है अभी प्रेजेंटली हमारे देश के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट जो है किसी अन्य कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 के अंतर्गत हमारी कंक्लूजन ये निकलती है कि पार्लियामेंट जो है वो इस एस्पेक्ट में सुप्रीम है काफी ज्यादा, आर्टिकल 32 और 33 को देखते हुए। क्या आपको आर्टिकल 33 कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया? एक एक करके, एक एक करके। हाँ अशप्रीत बोलो। जजेस ना उन्हीं के होते हैं, आर्मी वालों के ही जजेस होते हैं, वो जाते हैं यहीं से, मतलब वो करके, लेकिन उनको ना एक ये काम दे रखा होता है, देख के देखो आप ना उनको बॉर्डर पे जाना है, जो भी करना है, और ये पर्सन सही है कि गलत है, इसका फटाफट फैसला करो। और ये चीज़ ना जनता के सामने या फिर ये कोर्ट मार्शल कहाँ ऑपरेट कर रहा है, इसके बारे में कोई जान पहचान कोई नहीं बता सकता आपको। वो हो सकता है एक बंद कमरे के अंदर आपके और मेरे घर के अंदर भी डिसीजन हो जाए, वो ऐसा भी हो सकता है। मैं यही तो कह रहा हूँ,
अब ये बताओ, ये फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़ा आर्टिकल 33 में छीनने वाली, ये यही चीज़ नहीं है? इसके बारे में कभी सुना है हमने? कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है कि द्वारका में उधर ये कोर्ट मार्शल चल रहा है या फिर ऐसा चल रहा है? कभी या मीडिया में आया हो कि इस ऑफिसर को निकाल दिया गया है, जाता है या वो करके? अब मान लो किसी एक ऑफिसर के खिलाफ एक ब्लेम लगा हुआ है कि वो कैप्टन है और उसमें उसने क्या करा कि कश्मीर में कुछ लड़कियों का बलात्कार करा, उनको बर्फ़ के अंदर गाड़ दिया, ये कहकर ये पाकिस्तान से आए हुए मुजाहिदीन या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने हुए, बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये कुछ लड़कियां थीं, ठीक है, और हमने इनको मारा है, रेप नहीं करा है, लेकिन उसके खिलाफ ये चीज़ वो हो गई। अब ऐसे केसेस भी उनके सामने आते होंगे कोर्ट, ये इन फोर्सेस के सामने, तो इनका कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आपका कोई रिश्तेदार वगैरह वो नहीं है, वो आपको ना बताए। इट हम्म। देखो मार्शल लॉ का जो नाम होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे आ, असम के अंदर बाकी बहुत सारे सालों तक आपको याद होगा एक आफ्सपा चल रहा था, ठीक है। ये भी एक प्रकार का वही था कि वहाँ पर मिलिट्री को एक काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई थी। यार मुझे उस लेडी का नाम रिकॉल करवाना है जिसने 10 साल का फास्ट रखा था इसके तहत, मतलब वो करके फिर उसने हनी चाट कर तोड़ा था अभी कुछ साल पहले। क्या नाम था उसका? इरोम शर्मिला। इनका बॉयफ्रेंड भी था, अभी भी है, मतलब वो वेट ही करता रह गया बेचारी इनका कि ये कब तोड़ेंगे कब तोड़ेंगे। फाइनली इन्होंने तंग आकर, आफसा हटा नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने तंग आकर कर दिया ये चीज़, कि अपना व्रत तोड़ दिया। 10 साल से व्रत रखा हुआ था इन्होंने। नाम था इनका इरोम शर्मिला। ये ना, हाँ असम से। या आप ये हटाओ कि बाकी पूरे भारत में क्यों नहीं, क्यों इम्प्लीमेंट है ये, हमारे ही क्यों है सिर्फ ये चीज़ है इन्होंने शायद। हाँ तो इन्होंने बीच में तोड़ दिया था, अब नहीं है वहाँ पर, ठीक है, हटता लगता रहता है मतलब, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर लगा हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो करा था उसके लिए, ठीक है। देखो जैसे ही व्रत टूटा, दो बच्चियाँ। सब्र का है हिंदुस्तान के आदमी को, ठीक है। ये हमेशा ऐसी पाइप लगा कर ये घूमती रहती थी, ठीक है। कमज़ोरी थी काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर, ग्लूकोज वगैरह चढ़ता रहता था इनको। 10 साल या 12 साल का कुछ इन्होंने वो फास्ट रखा था। और एक इनकी बहुत सारी मतलब डिमांडें थी, एक ये थी, देखो इससे आप सब कुछ समझ जाओगे। ये दिक्कतें आती थी, न्यूड विमेन परेड चलती थी असम के अंदर कि इंडियन आर्मी हमारा रेप करती है, आप क्यों नहीं समझते हो, आफ्सपा के तहत। और इनके खिलाफ हम कहीं सुनवाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो भी पार्लियामेंट एक्ट बनाएगा वो किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। तो जो वो हमारा रेप करते हैं उसकी सुनवाई कौन सुनेगा हमारी? तो आप सोच के देखो जरा, मतलब बाकी लाए, और वो ये कहते थे कि हम अपना एरिया छोड़कर क्यों जाएं, काय को जाएं। और आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर ऐसे ब्लेम भी लग चुके हैं कई बार। तो ये उस प्रोटेस्ट में उतरी थी, पूरा वो रहा कि आफ्सपा हटना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। क्या आपको ये सभी एस्पेक्ट समझ में आए? जल्दी बताओ। आर्टिकल 33 अच्छे से समझ में आया? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।